नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। स्वागत है आपका नाश्ते पर नेताजी में। आज हमारे साथ एक ऐसे नेताजी हैं जिन्होंने राजस्थान से करीब एक दशक से ज्यादा प्रतिनिधित्व किया है राज्यसभा में, लेकिन इस बार सिंहद्वार कहलाने वाले अलवर से मैदान जंग लोकसभा में उतरे हैं। भूपेंद्र यादव जी, केंद्रीय मंत्री, हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका। कई सारे विभाग हैं, लेकिन आज हम जो देख रहे हैं, नाश्ते पर क्या खाते हैं नेताजी, ये तो बताइए। सिंपल पोहा फ्रूट, बस रोज यही खाते हैं। कभी कोई परांठा या चिल्ला, बस और कुछ नहीं। जो घर में बनता है सामान्य वही। तो भूपेंद्र जी को हमेशा कार्यकर्ता कहा जाता है, वो किसी भी पद किसी भी कद पर रहें जी। क्या कारण है ये? नहीं, बस लगातार पार्टी का कार्य किया, लंबे समय तक कार्य किया है, तो उसी तरीके से काम करते हैं। अच्छा, हर एग्जाम देने के पहले बटरफ्लाइज इन द स्टमक कहा जाता है जी। आपके अंदर कितनी बटरफ्लाइज हो रखी है इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, रिलैक्स होके लग रहा है। सब लोगों से मिल रहा हूँ, नीचे तक सब लोगों पे जाना हो रहा है। लगातार 12 साल तक इस क्षेत्र में सांसद निधि के नाते सक्रिय रहा, गाँव में आता जाता रहा, तो अच्छा लग रहा है मेरे को। जब आप राजनीति की बात करते हैं भूपेंद्र जी, तो क्या बदला? छात्र राजनीति से लेकर अभी तक सफर बहुत लंबा रहा है, करीब 3 दशकों का। इस 3 दशक में भूपेंद्र यादव के लिए क्या बदला है? जैसे जैसे जीवन के पड़ाव बदलते हैं, आपके अनुभव बढ़ते चले जाते हैं। आप जब मुकाम पे निकलते हैं तो आपको नए चैलेंजेस आपके सामने आते हैं, इसलिए बदलता समय तो है ही, व्यक्ति का परिप्रेक्ष्य और सोच भी बदलता है, क्योंकि आपको नए अनुभव एक नई तरह की सोच देते हैं। इसलिए बदला नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, अनुभव बढ़ते हैं, और अगर आप उन अनुभवों को पॉजिटिव लेते हो तो आप ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हो। श्रम और रोजगार आपका मंत्रालय है। विपक्ष कहता है न तो आपकी सरकार ने नौकरियां दी हैं, और युवाओं को जो वादा किया था वो भी पूरा नहीं किया है। कैसे देखते हैं इस आरोप को? अब ईपीएफओ के डेटा है, वो कहते हैं रोजगार बढ़ा है। ईएसआईसी का डेटा है, वो कहता है रोजगार बढ़ा है। वीएलएफएस के डेटा है, वो कहते हैं रोजगार बढ़ा है। इवन जो एजेंसियां हमारे खिलाफ भी काम करती थी, वो भी कहते हैं रोजगार बढ़ा है। तो अब विपक्ष को ये डेटा समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका मेरे पास क्या इलाज है? राहुल गांधी बहुत एक के बाद एक धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा भी की, अभी न्याय यात्रा भी की, फिर उसके बाद शक्ति के बारे में भी कुछ कह दिया। कैसे देखना है इसको? ऐसा है कि मूल सोच ही जो है वो नकारात्मकता की है। उनको ऐसा लगता है ये इन केन प्रकारण वो कैसे सत्ता में आ जाए। तो कुछ चीज़ों को कहने से तो होता नहीं है, तो आपको कर्म करना पड़ता है, आपको विषय पे गहराई पे जाना पड़ता है। और जो शक्ति का अर्थ ही ना समझे, जो यही नहीं समझे कि शब्द जो उपयोग कर रहे हैं वो शक्ति, तो वो तो शक्ति का अपमान कर रहे हैं। अभी तो नवरात्रि आने वाला है, हम लोग शक्ति की पूजा करते ही हैं। तो जो हमारी मूल विचार, संस्कृति, परंपरा है, उसको अगर वो अपमानित करने के पे आमदा है, और उन्होंने नारी शक्ति के लिए कुछ किया भी नहीं। इतने लंबे समय से जो पेंडिंग वुमेन रिजर्वेशन बिल था, कांग्रेस ने नहीं किया। महिलाओं के स्वरोजगार पे आधारित 85 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप एनडीए सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलाया, कांग्रेस ने तो कुछ नहीं किया। तो जो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन और वुमेन लेड डेवलपमेंट है, वो शक्ति की आराधना ही है। विपक्ष कहता है कि राम मंदिर में आनन फानन में आपने उद्घाटन कर दिया, प्राण प्रतिष्ठा कर दी, कि चुनाव में हमें इसका पूरा फायदा मिले। आपकी बड़ी भूमिका रही है राम मंदिर में। इस तरह के आरोपों को जब आप सुनते हैं तो आपको लगता है कि बीजेपी ने जल्दी करके सिर्फ अपना एक इवेंट बना लिया? राम मंदिर का उद्घाटन जो वहाँ का ट्रस्ट है, जो उसके संचालन करता है, जो उसको चला रहे हैं, उन्होंने किया है। वो उस क्षेत्र की अथॉरिटी है। कांग्रेस पार्टी को कब से अथॉरिटी का अधिकार हो गया? जो कांग्रेस पार्टी राम मंदिर को बनाने के ही समर्थन में जब बीजेपी ने आंदोलन किया था, तो कटाक्ष किया करते थे, आलोचना किया करते थे। तो ना तो बीजेपी ने तो उसको समर्थन दिया, और राम मंदिर ट्रस्ट उस पर निर्णय लेने का अधिकारी है, वो अधिकार कांग्रेस को किसने दे दिया?
कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी का इवेंट है इसलिए हम जाएंगे नहीं। राम मंदिर का, राम का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन राम मंदिर के इस कार्यक्रम में नहीं शिरकत करेंगे। उनको पता नहीं होता है वो सुबह किसका विरोध करते हैं और किसका समर्थन करते हैं। और इवेंट तो जो ट्रस्ट है, जो बना रहा है, पूरे समाज का इवेंट था। बीजेपी वालों को ही बुलाया, कांग्रेस को ही बुलाया, तो इसमें विरोध करने की क्या बात थी। अभी जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें आपकी बड़ी भूमिका थी, मध्य प्रदेश हो या बाकी राज्य हो, प्रभारी बनकर आप गए थे। तो ऐसा क्या फॉर्मूला बदल जाता है कि जहां पर आंकड़े बीजेपी के पक्ष में ना हो वहां भूपेंद्र यादव जाकर बदल देते हैं क्या? ऐसा नहीं है। बीजेपी के 2-3 पीढ़ियों का एक लगातार काम करने का स्ट्रक्चर विकसित हुआ है, लगातार काम करने की शैली विकसित हुई है, जमीन पे सक्रिय रहने की शैली विकसित हुई है। कोई एक आदमी के जाने से बिल्कुल पार्टी जीत जाएगी, मेरे जाने से कोई ऐसा नहीं होता है। पार्टी का संगठन होता है। और सबसे बड़ी बात है आज के समय में जो हमारा नेतृत्व है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी एक बहुत बड़ी साख है, क्रेडिबिलिटी है। ये वाला भी जो चुनाव है ये मोदी की गारंटी पे ही चुनाव हो रहा है और लोग उसको वोट देते हैं। तो ममता बनर्जी कहती हैं कि मोदी की गारंटी सिर्फ इतनी है कि झूठ की गारंटी या फिर सिर्फ और सिर्फ सद्भाव खत्म करने की गारंटी या हिंदू मुसलमान करने की गारंटी है। बंगाल में जिस लोकतंत्र को ममता बनर्जी ने हिंसा से कुचल दिया है, बंगाल में जहाँ संदेश खाली की महिलाओं की कराहीपूर्ण आवाज़ आती है, उनका दर्द और उनकी वेदना आती है, उसको अगर कोई शांति और सुरक्षा दे सकते तो नरेंद्र मोदी की गारंटी दे सकता है। अच्छा, यही विपक्ष कहता है कि आप मणिपुर नहीं जा पाते हैं लेकिन आपका डेलीगेशन संदेश खाली चला जाता है। मणिपुर पूरे गए हैं, मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सारी बात कर रहे हैं, लेकिन हम कोई घटिया राजनीति में विश्वास नहीं रखते। और आज तो मणिपुर की स्थिति अब ठीक हो रही है, एक दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति से निकले हैं, लेकिन उसका पूरा समाधान करने का प्रयास किया। लेकिन मणिपुर पे भी जिस तरीके शर्मनाक वीडियो वायरल विपक्ष के द्वारा किए गए, क्या ये ठीक है? घटना का वीडियो वायरल होना विपक्ष पर आरोप कैसे है भूपेंद्र जी? समय, परिस्थिति और तुरंत उसके द्वारा उनका कमेंट। और मेरा तो ये मानना है कि ये तो इस तरह के विषयों को संवेदनशील तरीके से करना चाहिए, लेकिन कोई न्यायिक प्रक्रिया, कोई आयोग कुछ तो करे। मणिपुर में तो सरकार ने आयोग भी बनाया है और सरकार ने आयोग बनाने के बाद सरकार ने मणिपुर में पूरे तरीके से विषयों को आगे करने का काम भी किया है। आप अधिवक्ता हैं, वकालत में इतने जानकार हैं, कई बार सवाल उठते हैं जुडिशरी पर, निष्पक्षता पर, पक्षपात पर। इस तरह के आरोप जब उठते हैं तो आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? बीजेपी पूरी तरीके से जो संवैधानिक आयोग है उनकी मर्यादा, उनके संरक्षण पे पूरा विश्वास करती है। और मुझे नहीं लगता है कि कोई 10 साल के कार्यकाल में इस प्रकार की कोई घटना घटी हो। आपको लगता है कि जिस तरह से ऑर्डर्स आते हैं अदालत के, ये विपक्ष कहता है कि ईडी हो, सीबीआई हो या फिर जहाँ जहाँ ज़रूरत हो अदालत का उपयोग करती है बीजेपी अपने स्वार्थ के लिए। अदालत ने कई निर्णय सरकार के खिलाफ भी दिए। सरकार के अदालत का निर्णय तथ्यों के आधार पे होता है, सर्कमस्टांस के आधार पे होता है, अदालत के सामने रखे गए पक्ष के आधार पे, तो उनके अपने कंसिडरेशन होते हैं। अदालत का निर्णय तो स्वतंत्र और स्वायत्त होता है। भूपेंद्र जी, जब जीत का इतना भरोसा है तो फिर विपक्ष के मुख्यमंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई या विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई अलग अलग एजेंसियों द्वारा, कार्रवाई कोई आज तो करी नहीं। सरकार पर यह आरोप लगाता है विपक्ष, आरोप लगाता है। तो कांग्रेस ने ही तो पिटीशन फाइल करी थी आप पार्टी के खिलाफ। कांग्रेस क्यों पीछे चली गई? पिटिशनर कौन थे? कोई बीजेपी के नेता तो नहीं थे। तो अब वो क्यों पीछे चलेगा? फिर जो कंप्लेंट हुई उस पर कार्रवाई हुई, तो कंप्लेंट पे कार्रवाई नहीं होगी क्या? और कंप्लेंट पे कार्रवाई हुई, उसके बाद उन्होंने कोर्ट में जाके रेमेडी नहीं ली, तो कंप्लेंट करने वाले कंप्लेंट से भाग गए, उनको तो कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा। कंप्लेंट आगे बढ़ी तो जिसके खिलाफ कंप्लेंट है वो एजेंसी को जांच को सहयोग करने को तैयार, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। वो लोग हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने डिसीजन उनके खिलाफ दिया, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो क्या एक जो लॉ का प्रोसेस है
वो तो पूरा पालन और सबके लिए होगा, हमारे लिए भी होगा, सबके लिए होगा। कानून के तहत अभी एक फैसला भी आया था जिसमें सारे पार्टियों के डिटेल्स आ गए हैं सामने, किसने कितना डोनेशन दिया है। उसको कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि बीजेपी पर जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं कि हज़ारों करोड़ रुपए के डोनर्स हैं पार्टी को, जिससे पार्टी सत्ता में है, इसका फायदा उठाती है, ये आरोप लगाता है देखो, कांग्रेस और विपक्ष। इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर हम फॉर्मल इकोनॉमी की ओर बढ़ना चाहते हैं तो पॉलिटिक्स में भी फंडिंग जो है फॉर्मल होनी चाहिए, इनफॉर्मल नहीं होनी चाहिए। हमारी जो परिवारवाद की लड़ाई है, कुछ राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक ना रहकर परिवार की एसेट बन गई, परिवार की कंपनी बन गई। वो 10 रुपया जो दे रहे हैं फॉर्मल में दिखाते हैं, बाकी उनका पैसा कहाँ जाता है वो जवाबदेही नहीं बनना चाहते। कांग्रेस ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हम बैंकरप्ट हैं, हमारे पास रेलवे की टिकट काटने के पैसे नहीं हैं। वो दूसरे नंबर वाला पैसा कहाँ है? हाल ही में सुप्रिया श्रीनेत ने भी कंगना रनौत पर टिप्पणियां की हैं और गलत है। बतौर मंडी, ये शक्ति से ज़्यादा बुरी टिप्पणी है और ये गलत है। कांग्रेस इसी तरह की व्यक्तिगत टिप्पणियां करती आई है और कांग्रेस के नेता शुरू से माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ भी इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणियों से लेकर हर व्यक्ति पे टिप्पणी करना, हर चीज़ पे टिप्पणी करना, क्योंकि मुद्दा नहीं है। 10 साल पहले जब यूपीए का शासनकाल था तो सारे अखबार भरे रहते थे यूपीए के नेताओं के भ्रष्टाचार के, कोई ना कोई मंत्री जेल जाता था। 10 साल के शासनकाल में जिस ईमानदारी, पारदर्शिता, संकल्प और योजनाओं को 100% ले जाने का काम जमीन पे हुआ है, तो कांग्रेस वालों पे कोई विषय नहीं है, वो गाली गलौज ही कर रहे हैं। आपके पास जितने मंत्रालय हैं उनमें से ऐसे कई मंत्रालय हैं जिसमें ज़मीनी स्तर पर काम करने का मौका मिला है। अलवर, राजस्थान और देश में क्या अंतर आया है आपके विभाग और मंत्रालय में? 29 करोड़ का ई श्रम का डेटा बना। इससे पहले देश में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का डेटा नहीं था। भारत ने जलवायु परिवर्तन में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिशन लाइफ जैसे विषय को पूरी प्रखरता के साथ उठाया, जो आज के जलवायु संकट का बड़ा विषय है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इंटरनेशनल ग्रीन कैरेट अलायंस और बिग कैट अलायंस जैसे विषय बने। क्या ये बात सच है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मंत्रियों को और नेताओं को डर लगता है? मेरे को लगता है कि बहुत ही समर्पित, डेडिकेटेड और अपने लोगों को पूरा साथ देकर चलने वाले बड़े नेता हैं। उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। हमारे जैसे लोग जो लगातार उनको देख करके काम करने का, कर्मठता से काम करने का, काम को ढंग से डिलीवर करने का, पब्लिक लाइफ में सादगी का, सिंप्लिसिटी, उनका कार्य करने का तरीका बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक और सबको साथ लेकर चलने का है। कोई ऐसी एनेक्डोट जो आपको लगता है आपका कोई ऐसा समय जो प्रधानमंत्री के साथ बीता हो जो आपको ताउम्र याद रहेगा? मैंने हमेशा उनको एक बड़े नेता के रूप में मैंने हमेशा उनको एक बहुत आदर के स्थान पे एक नेतृत्व के रूप में देखा है। और बहुत छोटी बातों पे भी जो उनके इनफॉर्मल सुझाव होते हैं वो दोनों तरह से होते हैं। एफिशिएंसी बढ़ाने को भी होते हैं और ह्यूमन टच भी देते हैं। वो अपने साथी मंत्रियों को जहाँ कार्यशैली को बढ़ाने की बात करते हैं, वहाँ कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए भी उनके सुझाव होते हैं। ये बहुत बड़ा गुण है कि मैं मंत्री के रूप में अपनी एफिशिएंसी को सुधारूं, लेकिन एफिशिएंसी के लिए अपनी क्वालिटी को भी सुधारूं, चाहे स्वास्थ्य के मामले में हो। मतलब उनका ये जो ह्यूमन टच है, ये जो उनके नज़दीक के लोग हैं वो महसूस करते हैं। पक्ष कहता है बीजेपी डर गई है इसलिए सारे गठजोड़ कर रही है, अब की बार 400 पार अचीव करने के लिए स्ट्रगल कर रही है। तो वो गठजोड़ कर रहे हैं तो वो करके देख लें, कौन उनको मना कर रहा है। उनका तो एक तो उन्होंने अपना साइन बोर्ड ही बदल लिया। आज तक वो ये स्पष्ट करे कि यूपीए से इंडी पे क्यों आए और इंडी आने से पहले क्यों टूट गया, और जिनको कल तक वो करप्ट कहते थे आज वो उनके साथ आने से क्या हो गया। कल तक केजरीवाल और कांग्रेस एक दूसरे को गाली दिया करते थे, आज कैसे ठीक हो गए। एक समय तो लालू जी और कांग्रेस एक दूसरे के विरोधी थे, आज वो कैसे दोस्त हो गए। एक समय तो ध्यान है जब सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री बनी थी तो मुलायम सिंह और अमर सिंह जी जब गए थे तो उनको भोजन पे निमंत्रण में से लौटा दिया था। आज समाजवादी पार्टी में क्या बढ़िया चीज़ हो गई। एक समय जो डीएमके कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती थी और जैन कांड को लेके इतना विषय उठता था, आज डीएमके में उनको क्या प्रेम नजर आ गया। अच्छा, ये सवाल बीजेपी से क्यों ना हो बिहार में कि नीतीश कुमार के साथ आ गए जब जरूरत पड़ी। तो हमने कभी ऐसी गालियां नहीं बकी। सर, आपके नेताओं ने तो
पानी पी पी कर कहा है कि कुछ भी कभी हो जाए कभी नीतीश कुमार कभी के ऐसा साथ नहीं हम बता, पैक्ट लेकिन नहीं वो लोग करेंगे। तो वो स्पष्ट तो करें कि ये क्या कम्युनिस्ट पार्टी का तो वो अभी भी विरोध करते हैं केरल में, तो बंगाल में तो उनके साथ उनके गठबंधन में करते हैं। हम ऐसा तो नहीं कर रहे कि एक प्रदेश में विरोध कर रहे हैं और दूसरे प्रदेश में साथ घूम रहे हैं। ये कौन सा गठबंधन है? राहुल गांधी वायनाड से लड़ रहे हैं, केरल में बीजेपी का आज तक खाता नहीं खुला है। केरल ठीक है, परिस्थितियां हैं, लेकिन इस बार केरल में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की बड़ी सीट आएगी। हमारे तो उन सारे क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के जो विस्तार की बात है वो होगी। और वायनाड से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। मैं वायनाड गया था, वायनाड के लोगों के मन में अपने सांसद को लेकर बहुत गुस्सा था। बतौर बीजेपी कार्यकर्ता आपकी नज़र नहीं, मैं सामान्य व्यक्ति से मिला था, वहाँ पे हाथियों की समस्या के लिए मिला था। लोगों का ऐसा कहना है कि वहाँ के सांसद ने कभी लोगों की सुध नहीं ली। और इस बार जब आप सांसद बनकर आ जाएंगे, अलवर से जीत कर दिल्ली में दोबारा प्रवेश करेंगे, तो सबसे पहले 2 काम क्या करेंगे? मोदी जी की गारंटी को अलवर तक पहुँचाने का काम करूँगा और अपने दरवाजे 24 घंटे अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों की सेवा के लिए खोल के रखूँगा। अद्भुत। तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।